दोस्तों, एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गरीब माँ की 4 बेटियां बगैर शादी के हामिला कैसे हो गईं? इस बच्चे का बाप कौन है? ये वाकया पूरे गांव को हिलाकर रख देता है। इस तरह एक ही घर की 4 जवान बेटियां हामिला हो गईं। उनके साथ ये सब किसने क्या किया, वो कोई अपना है? ये दिल दहला देने वाला वाकया जरूर सुने। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बेवा औरत थी जिसकी 7 खूबसूरत बेटियां थीं। उसका कोई बेटा नहीं था और 7 बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। ये बूढ़ी औरत की 7 बेटियां बहुत नेक थीं। इस औरत ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तालीम दिलाई। उनकी जिंदगी में क़यामत इस वक्त आई जब इस बूढ़ी माँ की बड़ी 4 बेटियां हामिला हो गईं। हैरत की बात यह थी कि उन 4 बेटियों को पता ही नहीं था कि उनके साथ यह गलत हरकत किसने की है। जब इस कहानी का इंकिशाफ होगा कि उन 4 लड़कियों को हामिला करने वाला कौन था, तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। कहानी कुछ यूं है कि एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने दरबार में बैठा तमाम फरियादियों की फरियाद सुन रहा था। उन्हीं लोगों के दरमियान एक बूढ़ी औरत रोते हुए आई जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बादशाह ने बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहा, अम्मा, आपको क्या परेशानी है? इस बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ देखा तो खामोश हो गई। वजीर गुस्से से बोला, अम्मा, अब बताएं, आपकी परेशानी क्या है? आप इधर अलिफादेर क्यों देख रही है? आप परेशानी बताएं ताकि हम इसका हल निकाल सकें। बूढ़ी औरत बादशाह से रूकर बोली, बादशाह सलामत, मेरा जो मसला है मैं वो सबके सामने नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आपको अकेले बताऊंगी क्योंकि मैं बेवा औरत हूं। मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेले रहती हूं। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने बताऊंगी तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल कोई मसला ना हो जाए, कोई आधी रात को मेरे घर ना घुस आए। इसलिए मैं आपको अपनी परेशानी अकेले में बताना चाहती हूं। बादशाह काफी परेशान होकर सोचने लगा कि यहाँ इतना बड़ा मसला लेकर लोग आए हैं और उन्होंने सबके सामने बताया है। आखिर इस औरत का ऐसा क्या मसला है जो वो सबके सामने नहीं बताना चाहती? बादशाह बोला, आप अपनी परेशानी मुझे बताएं। ये सारे आदमी मेरे भरोसे के हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो दुखी बूढ़ी औरत रुकर बोली, नहीं बादशाह सलामत, मैं आपको अकेले ही वो बात बताऊंगी। तब बादशाह उठ खड़ा हुआ और कहा, इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि ये बात मुझे अपनी बता सके। अब 2 सिपाही इस बूढ़ी औरत को बादशाह के कमरे में ले गए। बूढ़ी औरत जब अंदर आई तो बादशाह ने इससे कहा, अम्मा, अब बताएं कि आपकी क्या परेशानी है। वो बूढ़ी औरत बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लग गई। बादशाह ने कहा, अम्मा, अब मुझे बताएं कि आखिर बात क्या है। मेरा दिल बैठा जा रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे अकेले बुलाया है। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बादशाहत में कोई इतनी दुखी औरत हो और मैं आपका दुख जानकर आपके दुखों पर मरहम ना रखूं। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप मुझे अपना दुख बताएं। वो बूढ़ी औरत रूकर बोली, बादशाह, मैं एक बेवा औरत हूं। मेरे शौहर को वफात पाए अरसा गुजर चुका है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं लोगों के अमीर घरों में जाकर बर्तन धोती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ और उनके घरों में काम करती हूँ। इन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, इसी में से मैं अपना घर चलाती हूँ और इसी से अपना घर चलाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैंने कभी किसी से कोई शको नहीं किया कि मैं ऐसी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरी 7 बेटियां हैं, पर्दादार हैं। वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाती और हमेशा अपने सरों पर 2 पट्टा रखती हैं। मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी बेटी हामिला है। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी बड़ी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई, तो ये हामिला कैसे हो गई।
जब मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसे मारने पीटने लगी कि बताओ किसके साथ तुमने ये मुंह काला किया है और ये बच्चा किसका है। जब मैंने अपनी बेटी को काफी मारा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी, अम्मा मैं नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है। मेरी प्यारी अम्मा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ बात नहीं की, मैं कभी घर से अकेले बाहर नहीं गई, मैंने कभी किसी के साथ आंख नहीं मलाई। मेरी अम्मा, मुझे नहीं पता कि ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया है। वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती है, बादशाह सलामत, मैंने इस बेटी को पैदा किया था, मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही, और उसके कुछ दिनों बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही। वो बूढ़ी औरत बादशाह को वाकया सुनाते हुए रोने लगी, बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मजबूरी में इस बच्चे की परवरिश करनी शुरू कर दी। इसके 2-3 माह बाद मेरी छोटी बेटी हामिला हो गई। जब मैंने इसे डॉक्टर के पास लेकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, अब की बेटी भी हामिला है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ ये सब कौन कर रहा है। हमारे घर पर भी कोई नहीं आता है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती है। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया कि ये अल्लाह मुझे इस बात का पता चला दे कि मेरी बेटियों के साथ ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को पैदा किया। इसके बाद मेरी तीसरी बेटी हामिला हो गई और फिर मेरी चौथी बेटी, जो 14 साल की थी, वो भी हामिला हो गई। मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा कि मेरे घर पर ये क्या हो रहा है। इस दुखी माँ का ये वाकया सुनकर बादशाह हैरान रह गया कि ये कैसा वाकया सुन रही है। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाकर बादशाह के पांव पकड़ लेती है, तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ गलत हरकत हुई थी। अगर तुम इस वक्त ये बात बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ ये सब कुछ ना होता। मगर जब तुम जैसे गरीब लोग होते हैं, वो लोगों की बदनामियों से डर कर ये जहर पी लेते हैं और फिर वही जहर तुम्हारे अंदर काटता रहता है। जब बात तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, फिर तुम लोग आकर बताते हो कि ये मसला हो गया है। और अम्मा, तुम भी इन लोगों में से हो जो अब आई हो। बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करती है, मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ। जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरी बेटियों के मुजरिम का पता लगना चाहिए कि वो कौन है। बादशाह सलामत बहुत ही नेक दिल और मेहरबान थे। कहने लगे, अम्मा अब तुम घर जाओ, अब ये परेशानी तुम्हारी नहीं है, अब ये परेशानी मेरी है, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी सल्तनत में कोई औरत इतनी दुखी हो। कोई दरिंदा गरीब औरत पर जुल्म कर रहा है और मैं चैन की नींद सो लूं। मेरे बादशाह होने पर लानत है, इसलिए आप अपने घर जाइए, अब ये परेशानी मेरी है। वो बूढ़ी औरत खामोशी से अपनी चादर लपेटे हुए वहां से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। अब बादशाह सलामत वहां से निकलकर वापस आकर बैठ गए और बाकी तमाम लोगों के मसाइल सुनने लगे। लेकिन बादशाह का ध्यान इसी औरत की तरफ था कि इस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। बादशाह लोगों के मसाइल सुनकर जब फारिग होता है तो वो अपने कमरे में वजीर को बुलाता है। वजीर जब बादशाह के चेहरे पर परेशानी देखता है तो वो पूछता है, वो बूढ़ी औरत कौन सी बात बता कर गई है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो गए? बादशाह कहने लगा, मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे सामने खिल गया तो हम इसको सख्त सजा देंगे। वजीर भी परेशान होकर बोला, बादशाह सलामत, बता दीजिए कि क्या मामला है। फिर बादशाह सलामत ने वजीर को सारा वाकया बता दिया और कहा, कोई दरिंदा है जो इस औरत के घर पर दीमक की तरह लग गया है, और इस दरिंदा शख्स का इतना मन बढ़ चुका है कि इसने इस बेवा औरत की 4 बेटियों को हामिला कर दिया है। इस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों के बच्चे पैदा हो चुके हैं और छोटी बेटी हामिला है। इस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा कि इस बूढ़ी औरत के घर कौन आता है।
किस वक्त आता है। इसके बाद बादशाह सलामत और वजीर सोचने लग जाते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वजीर कहता है, बादशाह सलामत, मेरे मन में एक तरकीब आई है। बादशाह कहता है, जल्दी बताओ कौन सी तरकीब है। वजीर कहता है, बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपके कान में ये बात बताऊंगा। फिर वजीर बादशाह सलामत के कान में कुछ कह देता है, यानी कोई तरकीब बताता है जो बादशाह सलामत को भी पसंद आ जाती है। इसके बाद वो वजीर एक बिक्री लेकर इस बूढ़ी औरत के घर पर चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बज रहे होते हैं। वजीर इस बूढ़ी औरत के घर चला आता है। बूढ़ी औरत वजीर को देखकर कहती है, ले वजीर, आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। वजीर बोला, जो परेशानी अब बादशाह सलामत को बताकर आई है, इस बात से बादशाह सलामत बहुत परेशान है। बूढ़ी औरत बोली, अब के हाथ में ये जो बिक्री है, अब उसका क्या करेंगे। वजीर बोला, अब मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या करना है। अंदर आकर वजीर बूढ़ी औरत से कहने लगा, आज हम इस बिक्री का चारा बनाकर इस दरिंदे को खिलाएंगे। बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और खामोशी से देखती रहना कि वो दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा। इसलिए अब तमाम लोग आराम से सो जाइएगा। अगर हमारा ये काम कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा कि वो दरिंदा कौन है। इसके बाद वजीर इस बिक्री को लेकर घर की छत पर चला जाता है और घर की छत पर इस बिक्री को बांध देता है। फिर छपकर इस घर से बाहर चला जाता है। वजीर जाते हुए इस बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों से कहता है, अब लोग आराम से सो जाइएगा। ये मत सोचिए कि अब लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा। और वजीर 2 सिपाहियों को बोल देता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा लगाओ। वजीर बूढ़ी औरत और उन लड़कियों को तमाम बात समझा देता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि हमने जाल बिछाया हुआ है। इसके बाद वजीर बादशाह के पास महल में चला जाता है। बादशाह इसी बात को लेकर काफी परेशान होता है। बादशाह वजीर से कहता है, ले वजीर, तुमने इस बिक्री को वैसे ही पहुंचा दिया है जैसे हम चाहते थे। वजीर बोला, जी बादशाह सलामत, मैंने इस बिक्री को वहीं पर बांध दिया है और अपने मकसद के मुताबिक मैं सारा काम करा चुका हूं। वजीर कहने लगा कि बादशाह सलामत, अब आप भी सो जाइए। बादशाह कहने लगा, मैं कैसे सो सकता हूं, वो मजलूम औरतें हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। मुझे ऐसे में नींद नहीं आएगी जब तक मैं इस जालिम शख्स को पकड़कर उसको सजा ना दे दूं। बहरहाल जब आधी रात का वक्त आता है तो इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास एक साया सा लहराने लगता है। वो शख्स घर की छत पर आकर और छत से सहन में आ जाता है। बिक्री ने छत पर जब किसी शख्स को देखा तो बिक्री एकदम से चलाने लगी। इस वक्त आधी रात का वक्त हो चुका था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और आधी रात को बिक्री की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। जो सिपाही छपकर पहरा दे रहे थे, इन लोगों को बिक्री की आवाज सुनाई दी तो उन्हें पता चल गया कि घर में कोई दाखिल हो चुका है। और मकसद यही था कि इस बिक्री को छत पर बांधने का कि इस घर में जो कोई शख्स भी आएगा, बिक्री इसको देखेगी और बोलने लगेगी। बिक्री की आवाज सुनकर सिपाही चूकने हो जाएंगे। जब वो शख्स घर के कमरे में आया तो सिपाहियों को भी पता चल गया और बाकी बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बिक्री बोल रही है। इसका मतलब है कि घर में कोई दाखिल हुआ। वो भी चौकनी हो जाती है। बिक्री की आवाज सुनकर सिपाहियों को भी पता चल जाता है और सिपाही घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब आने वाले शख्स ने घर में सबको जागते हुए देखा तो वो पीछे की तरफ भागने लग जाता है। पीछे से वो 2 सिपाही आकर इस आदमी को पकड़ लेते हैं। इस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा होता था ताकि इस आदमी को कोई पहचान ना सके। जब इन सिपाहियों ने इस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां हैरान रह गईं। आखिरकार सुबह हो गई। बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वो आदमी घुटने टेक कर बादशाह के सामने बैठा हुआ था। इस आदमी के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थीं। उस वक्त इस आदमी का चेहरा डरा हुआ था। वो बूढ़ी औरत और उसकी बाकी 7 बेटियां भी आईं।
बादशाह सलामत बाकी तमाम लोगों को बाहर भेज देते हैं। अब सिर्फ वो मुजरिम, बादशाह सलामत, वजीर, बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटियां वहां मौजूद थीं। बादशाह सलामत इस शख्स से कहने लगा, क्यों भाई, अब इतना तो बता दे कि तुझे मेरा खौफ नहीं रहा कि जब तेरा ये मजालिम पकड़ा जाएगा तो तेरी सजा मौत से कम नहीं होगी। बादशाह सलामत इन सिपाहियों से कहता है, इस आदमी के चेहरे से निकाब हटाया जाए ताकि मैं भी तो देखूं कि मेरी सल्तनत में इतनी हिम्मत किसकी हो गई है जो इस मजलूम बूढ़ी औरत की 4 बेटियों को हामिला कर दे। जब इसके चेहरे से निकाब हटता है तो वो बूढ़ी औरत करीब आकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है, ए दरिंदा इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी बेटियां तेरी बेटियों जैसी हैं, ये तेरी सगी भतीजियां हैं, उनके साथ तो ने ऐसी गंदी हरकतें की हैं जो चचा होता है वो बाप के बराबर होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी भतीजियों के साथ ऐसा करते हुए? भतीजी क्या, बेटी क्या, ये तो ने क्या जुर्म कर दिया है? बूढ़ी औरत अपने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और बादशाह गुस्से से कहता है, अगर कोई गैर होता तो हम समझते, तुम सगे चचा हो, बाप की तरह हो, तुझे शर्म नहीं आई, तुझे गैरत नहीं आई? ए चचा क्या, बाप क्या? उनके बाप इस दुनिया में नहीं थे और चचा की जिम्मेदारी थी कि अपनी भतीजियों का ख्याल करता, उनके रिश्तों की फिक्र करता, और तुम चचा ही डाकू बने रहे। इसके बाद भी वो शख्स कहने लगा, ये बादशाह सलामत, मैं इन लड़कियों का चचा हूं, ये हमारे घर का मामला है, अब हमारे घर के मामले से दूर रहें। बादशाह सलामत अपनी तलवार निकालकर उसके सर के ऊपर रख देता है और कहता है, सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तब इस शख्स के चेहरे पर खौफ आता है और वो बताता है, ये बादशाह, हम 2 भाई थे, मेरा भाई मुझसे बड़ा था, मेरे भाई की तो शादी हो गई, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी बहुत फिक्र करता था क्योंकि मैं इसका छोटा भाई था, लेकिन जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई, इसकी बेटियां हुई, इसके सर पर तमाम जिम्मेदारी आ पड़ी तो मेरे भाई का ध्यान मुझ में से कम हो गया और अपने घर वालों पर ज्यादा हो गया, और तब मेरे भाई का ध्यान मुझ में से हटने लगा और अब वो सारा ध्यान अपनी बीवी और बेटियों पर देता था। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए नफरत पैदा होती गई कि मेरा भाई ऐसा क्यों करता है, और भाई से नफरत करने के नतीजे में मैं अपनी भाभी और भतीजियों से भी नफरत करने लगा। इसके बाद मेरा भाई वफात पा गया। जब मेरी बड़े भाई की बेटियां जवान हुईं तो वो बहुत ही खूबसूरत थीं। मेरा दिल इस पर आने लगा। मेरी नीयत जब खराब होने लगी तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दें, लेकिन भाभी ने मेरी बात ना सुनी। मेरी भतीजियां जवान थीं, उनकी शादियां नहीं हो रही थीं, खूबसूरत भी थीं। जब मैं अपनी भतीजियों को देखता था तो मेरे दिल में गंदगी पैदा हो जाती थी। मेरा दिल मुझे मजबूर करता था कि मेरी खूबसूरत भतीजियां ये बाहर जाएंगी, उनकी शादियां होंगी तो मैं खुद ही उनके साथ ये गलत हरकत कर लूं। इसके बाद मेरे दिल में शैतान पैदा हो गया। मैं एक हकीम के पास गया और इससे कहा कि मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियां दो जिसे सूंघने के बाद तमाम लोग सो जाएं और सो जाने के बाद कोई भी हरकत ना कर सके। और भाभी और उसकी बेटियों को वो जड़ी बूटियां सूंघा देता। उनको सूंघने से वो 4-5 घंटों के लिए बेहोश हो जाती थीं और जिसके साथ मैंने बदकारी करनी होती थी इसके साथ बदकारी कर लेता था। फिर इसको इसी हालत में छोड़ देता था जैसे इसको पता ही ना चले। उसको वैसे कपड़े पहना देता और फिर मैं घर वापस आ जाता। और जब मेरी भतीजियां सुबह उठती थीं तो उनको मालूम भी नहीं होता था कि उनके साथ क्या हुआ है। और यही काम मैं कई सालों से कर रहा था। लेकिन अगर मैं इस वक्त छत पर बिक्री को देखकर समझ जाता कि ये बिक्री मुझे चारा बनाने के लिए बांधी गई है तो मैं वापस चला जाता। मैंने सोचा कि मेरी भाभी ने दूध लेने के लिए ये बिक्री खरीदी है और छत पर बांध रखी है। मैंने इस वक्त बिक्री की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेरा ध्यान तो बदकारी की तरफ था। इसके बाद जब वो शख्स अपना सारा गुनाह मान लेता है, अपना जुर्म तस्लीम कर लेता है, तो बादशाह सलामत वजीर को इशारा करता है
वजीर अपनी तलवार निकालकर इस शख्स का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद इसका जिस्म थोड़ी देर के लिए तड़पता है। इस तरह इस दरिंदे शख्स को, इस जाहिल चचा को सजा मिल जाती। फिर बादशाह सलामत इस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर कहता है कि ए अम्मा, अगर आप मुझे बता देती तो आपकी बाकी 3 बेटियों को ये दुख न सहना पड़ता। इसके बाद बादशाह सलामत उन चारों लड़कियों की शादी अपने 4 समझदार सिपाहियों से करा देता है। वो बूढ़ी औरत बादशाह का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद बादशाह सलामत कहता है कि अम्मा, अब आप बेफिक्र हो जाएं। जब आपकी बाकी 3 बेटियां जवान हो जाएंगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इनके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर उनका रिश्ता करवाऊंगा। ये थी एक इंसाफ पसंद बादशाह की कहानी और ऐसे दरिंदा चचा की कहानी जो चचा बाप की तरह होता है। इस कहानी से एक सबक भी सीखने को मिलता है कि अगर किसी पर किसी तरह का भी कोई जुल्म हो रहा है, कोई मजबूर है, तो उसे अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर वो शख्स कमजोर रहेगा और बाकी दुनिया वालों के डर से खामोश रहेगा तो दुनिया इसे नोच कर खा जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कर दें और हमारे इस चैनल पर सबक आमोज कहानियां अपलोड की जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।